वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं बात करने वाला हूँ कि लेंटिल्स की प्रोडक्शन 40% से ज़्यादा कैसे बढ़ाएंगे इस वीडियो के अंदर। छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम समीर अलावादी है। मैंने पढ़ाई करी है केमिकल इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया है। 23 साल का एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के फील्ड में। मैं उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। इस कंपनी में हम लोग 130 से ज़्यादा नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो खेती में, हॉर्टिकल्चर में, लैंडस्केपिंग में और पेस्ट कंट्रोल में यूज़ होते हैं। 100% नॉन पॉइजनस प्रोडक्ट है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.utkarshagro.com देख सकते हैं। मैंने इन 23 सालों में एक कंसल्टेंट काम किया जिसमें खास करके केला, पपीता, आम, पोमोग्रेनेट, गन्ना, चीकू, गुआवा, सब्जियां और ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया है। मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ IIM जम्मू और EDI के लिए। मेरी दूसरी कंपनी भी है ट्रीज वाले टेक्नोलॉजीज LLP, जिसके अंदर हम स्पेशलाइज करते हैं ट्री ट्रांसप्लांटेशन, ट्री रिस्टोरेशन, मियावाकी फॉरेस्ट बनाने पे और लैंडस्केपिंग करने पे। और हमारी साइट्स के बारे में ज़्यादा देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.utkarsh-treeswale.com देख सकते हैं। दोनों कंपनियां सूरत स्थित हैं। लेंटिल्स के बारे में जानने के लिए अपने देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन के अंदर। एक कि क्या क्लाइमेट और सॉइल चाहिए, कैसे इसको प्रोग्रेशन करेंगे, कैसे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, पानी कैसे देंगे, इंटरक्रॉपिंग क्या करना है, पेस्ट और डिजीज क्या कौन कौन सी हैं, उनके मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग और यील्ड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं लेंटिल होता क्या है। मतलब ये अंग्रेजी शब्द है। लेंटिल मतलब एक तरह का जो जो चीजों को दलहन बनती है, दलहन जो बोलते हैं, दालें बनती हैं, उनको लेंटिल्स कहा जाता है। जैसे लाल लोबिया हो गया, मूंग हो गया, पीला मूंग हो गया, फिर काटा हुआ या चना हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरह से हो गया, या फिर राजमा हो गया, अरहर हो गया, फिर उड़द हो गया। इन सबको लेंटिल्स कहा जाता है। एक तरह की पल्सेस होती हैं। तो इन इन सब की खेती के बारे में जर्नल सब बातें होती हैं। तो वो आज जर्नल बातों के बारे में, मतलब कि इन सब की खेती के अंदर अच्छा नफाकार कैसे कर सकते हैं उसकी हम देखेंगे। सबसे पहले वातावरण क्या चाहिए। लेंटिल्स को उगाने के लिए, ये दलहन वाली चीजों को उगाने के लिए हमें ठंडा क्लाइमेट चाहिए। जो ये क्रॉप होता है वो बहुत हार्डी होता है, और इवन थोड़ा बहुत बर्फ पड़ता है तो वो उसको भी वो सहन कर सकता है, और काफी ठंड भी सहन कर जाता है क्रॉप। तो अगर जो ग्रोथ का स्टेज रहता है उसके अंदर टेम्परेचर ठंडा होना चाहिए, और जब मैच्योरिटी हो रही होती है तब थोड़ी गर्मी आ जानी चाहिए। नॉर्मली जो रेंज रहती है टेम्परेचर की ग्रोथ के लिए वो 18 से 30 के बीच में रहनी चाहिए। पहाड़ों के अंदर भी इसका आराम से इसकी खेती होती है। नॉर्थ वेस्ट हिल्स के अंदर 3500 मीटर हाइट के ऊपर भी इसकी खेती बहुत आसानी से हो सकती है। जमीन किस तरह की जमीन चाहिए इसमें। पानी जल्दी छोड़ देने वाली नरम जमीन चाहिए, जो न्यूट्रल के आसपास, मतलब 6 से 6.5 के बीच का पीएच वाली होनी चाहिए। बहुत ज्यादा एसिडिक जमीन है, मतलब 6.5 से कम का, 6 से कम का पीएच है तो वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं रहती है। दूसरा, जमीन भरभरी होनी चाहिए, और खरपतवार से दूर होनी चाहिए, और ताकि जो भी हम बीज डालते हैं वो एकदम यूनिफॉर्म डेप्थ पे जाए। बहुत ज्यादा नीचे ना चला जाए, बहुत ज्यादा ऊपर ना रह जाए। नॉर्मली जो इन लेंटिल्स की जो खेती होती है वो बीज के द्वारा होती है। जो छोटे बीज होते हैं जैसे हैं मूंग है, उड़द है, लाल चौली है, ये सबको छोटी सीड वाले बोलते हैं। तो इसके 16 से 18 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज चाहिए। बोल्ड सीड मतलब बड़े हैं, जैसे राजमा टाइप का हो गया, या सफेद चौली हो गई, रौंगे हो गई, तो वो 18 से 24 किलो प्रति एकड़ चाहिए। अगर आप लेट सोइंग कर रहे हैं तो 20 से 24 किलो प्रति एकड़ चाहिए। या फिर आप उटेरा क्रॉप कर रहे हैं। उटेरा क्रॉपिंग मतलब कि आपका ऑलरेडी पैडी चावल है, और उसी के अंदर खड़े हुए क्रॉप के अंदर अगर आप कुछ भी प्लांटेशन कर रहे हैं तो उसका मॉइस्चर यूज करके तो 24 से 32 किलोग्राम प्रति एकड़ सीड का रिकमेंडेशन है। नॉर्मली जब सोइंग किया जाता है तो वो रो में किया जाता है, तो दो रो के बीच में 30 सेंटीमीटर का अंतर रखा जाता है। और 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई के अंदर इसको लगाया जाता है। इसको जो बुआई का जो तरीका रहता है उसके अंदर फर्टिलाइजर और बीज को दोनों को साथ में ड्रिल के द्वारा अंदर डाला जाता है, या फिर देसी प्लाव के साथ में बीज को अंदर डाला जाता है। मतलब आप फर्टिलाइजर को अकेले को भी कर सकते हैं, या खाली सीड को भी कर सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पे ट्रेंड हो। बुआई से पहले सीड को अगर हम ट्रीट करते हैं तो वो अच्छा रहता है।
अगर आपके आप फंगस का प्रॉब्लम बचाने के लिए आप उत्कृष्ट का ट्राइकोस 3 ग्राम प्रति किलो सीड के हिसाब से ले सकते हैं। और उसका उगाव अच्छा आए तो उसके लिए आप राइजोबियम और फॉस्फोरस का कल्चर, मतलब फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया का 500 ml दोनों को ले सकते हैं 10 किलो बीज के लिए। अगर आप केमिकल का यूज करना चाहते हैं तो आप थायरम का यूज कर सकते हैं 2 ग्राम, या कार्बेनिज्म उसके साथ में 1 ग्राम कार्बेनिज्म ले सकते हैं। या इंसेक्टिसाइड ले रहे हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस ले सकते हैं 8 ml प्रति किलो सीड के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जमीन की तैयारी, अ, अ, दलहनों को उगाने के लिए बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं टीलेज की खेड़ करने की जरूरत नहीं रहती है। एक बार क्रॉस प्लाव मार लिया तो बहुत हो जाता है। उसके बाद में फर्टिलाइजर के साथ में गोबर खाद के साथ में बीज लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर पट्टा प्लैंकिंग मतलब पट्टा वाला लगा दिया जाता है, ताकि जो भी जमीन के अंदर मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे और जाए नहीं। मिनिमम मिनिमम खेड़ान किया जाता है, जिससे जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है वो भी कम रहे और जमीन भी अच्छी तरह से मेंटेन रहे, ताकि भेज जल्दी से ना उड़ जाए। बुआई का समय, बुआई का समय अगर अगर आप बरसाती खेती के ऊपर निर्धारित हैं, तो जैसे बरसात खत्म होती है वैसे ही 15 अक्टूबर के आसपास, अगर आप सेंट्रल मतलब मध्य या दक्षिण भारत में है तो 15 तारीख के आसपास आपको 1 से 15 तारीख के बीच में अक्टूबर में कर लेना चाहिए। अगर आप उत्तर भारत से हैं तो आप 15 से 30 अक्टूबर के बीच में आप बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आपका जो अगला क्रॉप निकलता है तो उसमें 1 से 15 नवंबर के बीच में नॉर्थ इंडिया के अंदर मतलब उत्तर भारत में आप कर सकते हैं। अगर आप लेट बुआई कर रहे हैं, जैसे खास करके नॉर्थ ईस्ट प्लेन जो जोन रहता है जहाँ पे पहले चावल लगाया जाता है, चावल के बाद में उसी चावल के भेज के अंदर लगाया जाता है, तो नॉर्मल लेट रहता है, चावल के खेतों में रहता है। या फिर जो आपका खरीफ का क्रॉप निकल रहा है पानी के और आपका इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल पानी है, तो आपको फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, 1 से 7 दिसंबर के बीच में बुआई करनी चाहिए। मैन्योरिंग, सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा रखने के लिए और हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको गोबर खाद की जरूरत है। दलहन को बहुत ज्यादा गोबर खाद नहीं चाहिए, तो 1 से 2 टन प्रति एकड़ 15 दिन से पहले आप अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद डाल सकते हैं। सल्फर 8 किलोग्राम प्रति एकड़ में डालते हैं तो अगर आपकी फर्टिलिटी जमीन की अच्छी नहीं है तो अच्छा एक बेसल डोज का काम करता है। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज कर रहे हैं तो यूरिया 18 किलो प्रति एकड़ लीजिए बेसल के अंदर, एसएसपी 100 किलो लीजिए, और एमओपी 27 किलो लीजिए। अगर आप डीएपी यूज कर रहे हैं, क्योंकि डीएपी के अंदर नाइट्रोजन का प्रमाण भी आ जाता है, तो आपको यूरिया सिर्फ 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है। तो बेसल में 35 किलो आपको डीएपी लेना है और एमओपी साथ में 27 किलो लेना है। अगर आपका एल्यूविलियल मतलब कैलकेरियस सॉइल है, मतलब जिसके अंदर कैल्शियम का प्रमाण है, तो आपको उसमें कैल्शियम के बोरॉन की अवेलेबिलिटी जल्दी से नहीं होती है, तो आपको 600 किलोग्राम बोरॉन मतलब आप जो हमारा बी शेप ले सकते हैं, तो वो भी बेसल में आप डाल सकते हैं, या आप बोरेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पर अगर आपके एरिया के अंदर जिंक की कमी है तो आप 8 किलोग्राम जिंक सल्फेट ले सकते हैं रेन फेड के अंदर, या फिर फॉलियर स्प्रे भी ले सकते हैं 2% यूरिया का। उसके अलावा अब जैसे हमारा रिकमेंडेशन के अंदर है कि आप कॉम्बी सॉइल ले सकते हैं। कॉम्बी सॉइल के अंदर जिंक भी आ जाता है और क्या बोलते हैं दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट भी आ जाते हैं। जो मैंने रिकमेंड किया वो शेड्यूल आ गया है। मार्वल जी भी आप बेजल डोज में ले सकते हैं सिर्फ 5 किलो, जिसके अंदर ह्यूमिक, फुलविक, एमिनो एसिड, सीवीड और साथ के साथ सारे के सारे बायो फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। सीड ट्रीटमेंट के बारे में आगे बता दिया है। जर्मिनेशन के बाद में आपको माइक्रोब्स और रैमोस को पानी के साथ में दे सकते हैं, या गोबर खाद में साथ में मिला के दे सकते हैं। 7 दिन के बाद में आपको हॉर्स पावर, रूट्स मल्टीप्लायर और स्ट्रेस फ्री देना है, जिससे जड़ें बहुत अच्छी बन जाएं और बहुत अच्छा फुटाव आए। फिर 30 दिन के आसपास आपको स्ट्रेस फ्री प्राइमोल का स्प्रे करना है ताकि ग्रोथ बहुत अच्छी आए। उसके बाद 45 दिन में आपको यूरिया देना है, साथ में उसके बाद कॉम्बी सॉइल देना है। फ्लावरिंग के समय आपको F+ और हॉर्स पावर देना है। और सीड डेवलपमेंट स्टेज पे आपको भीम प्लस और एफ एनहांसर और 13-045 देना है। ये पूरा शेड्यूल आपको हमारी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं www.utkarshagro.com। ये मैंने जो प्रोडक्ट्स रिकमेंड किए हैं उनके सबकी फोटोग्राफ्स हैं, उनका स्टेजेस भी लिखे हुए हैं। 30 दिन पे, 45 दिन पे, 90 दिन पे, फ्लावरिंग स्टेज पे, और ये फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज पे। पानी, पहला पानी आपको 40 से 45 दिन में प्लांटेशन करने के बाद देना चाहिए। दूसरा जब आपका फलियां भर रही हो उस समय देना चाहिए।
फलियां भरने का जो स्टेज रहता है वो सबसे क्रिटिकल रहता है। उस समय भेज जमीन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में अगर ठंड के अंदर आपके यहाँ बरसात नहीं हो रही है, जहां पर और जमीन के अंदर भेज भी नहीं है, खास करके जैसे सेंट्रल इंडिया, अपने मध्य भारत की बात करें, तो दो हल्के हल्के पानी आपको देने चाहिए। तो आपका उत्पादन बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। ज्यादा अगर आप पानी देते हैं तो जो पाक का जो नुकसान हो सकता है, परफॉर्मेंस खराब आ सकता है। इंटरक्रॉपिंग के अंदर सबसे कॉमन इंटरक्रॉपिंग जो है वो है गन्ने के साथ में आपको मूंग है, उड़द है, वो सब लगाया जाता है। इसमें दो रो लगाई जाती है इसकी लेंटिल्स की, दलहन की। 30 सेंटीमीटर दो रो के बीच में रखते हैं, मतलब दो गन्ने की रो के बीच में दो रो इसकी लगाई जाती है 30 सेंटीमीटर के अंतर पे। या फिर अगर आप मध्य भारत में हैं तो वहां पर फ्लैक्सीड या लिनसीड जिसको बोलते हैं, वो लगाया जाता है। और अगर उत्तर भारत के अंदर अपना मस्टर्ड, मतलब कि राई, सरसों राई बोलते हैं, और उसके साथ में इसका उपयोग इंटरक्रॉपिंग की जाती है। इंटर कल्चरल ऑपरेशन मतलब हमें खरपतवार को 2 बार मैन्युअल वेडिंग करनी चाहिए, एक 20 से 25 से 30 दिन के अंतर पर, दूसरा 45 से 50 दिन के अंतर पर बुआई के बाद में। आप वीडीसाइड पेंडिमेथिलिन है 600 से 800 ml प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं एज ए प्री इमर्जेंस, उगने से पहले। 45 से 60 दिन तक का खरपतवार मुक्त पीरियड खूब आवश्यक है, तो ही अच्छा उत्पादन आपको मिल सकता है। क्रॉप रोटेशन सबसे अच्छा क्रॉप रोटेशन जो कहा जाता है, मतलब खरीफ फैलो, मतलब नॉर्मली पैडी के बाद में लेंटिल का खास करके बिना खेड़ करके, खेड़ाई करके लेंटिल को उगाया जाता है, जहाँ पे पानी आधारित खेती की जाती है। या फिर अपने पैडी के बाद में चावल के बाद में लेंटिल लगाया जाता है, मक्के के बाद में लगाया जाता है, कॉटन के बाद में लगाया जाता है, बाजरे के बाद में लगाया जाता है, ज्वार के बाद लगाया जाता है, या फिर अपने मूंगफली के बाद में इसका बुआई की जाती है। अभी हम देखेंगे अलग अलग जो कीड़े लगते हैं वो कौन कौन से हैं, और उसका नियंत्रण हम कैसे करेंगे, केमिकल के द्वारा या जैविक नियंत्रण के द्वारा। काउपी काउपी एफिड्स हैं, इस तरह के काले रंग के जो एफिड्स रहते हैं, वो रस चूसने का काम करते हैं। जब वो रस चूसते हैं तो चिकना पदार्थ भी छोड़ते हैं, और उसकी वजह से काला रंग का एक लेयर बन जाता है, और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कम हो जाती है, और हार्वेस्टिंग करने में भी तकलीफ पड़ती है। एफिड्स के कंट्रोल के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10,000 ppm वाला हमारा नीमोस गोल्ड ले सकते हैं, 1 से 2 ml प्रति लीटर पानी। केमिकल दवाई के साथ भी यूज कर सकते हैं, अकेले भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप जैविक दवाई का यूज करना चाहते हैं तो हमारा बायोक्लीन स्वीप यूज कर सकते हैं, 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के साथ में। केमिकल में अगर आप कर रहे हैं तो डाइमिथियोड, जो रोगर के नाम से पॉपुलर रहता है, वो 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं, मतलब 320 ml प्रति एकड़। नॉर्मली 10 पंप जाते हैं एकड़ में, तो आप 30 से 35 ml एक पंप के अंदर आप डाल सकते हैं। बर्ड वीविल, ये जो बर्ड आता है उसमें एक वीविल उसका पूरा का पूरा काला कर देता है, छेद कर डालता है। आ, उसकी वजह से उसका नियंत्रण आप नीमोसिपी 4 ml प्रति लीटर पानी का हिसाब से स्प्रे करके कर सकते हैं। पॉड बोरर मतलब फली के अंदर मटर, ये मटर का फोटो है। फली के अंदर जो बोरर आ जाता है, वो पूरा का पूरा छेद कर डालता है, और पूरा काफी नुकसान कर डालता है। इसका नियंत्रण के लिए एक तो अगर आपके यहाँ ये प्रॉब्लम है तो डीप प्लॉइंग करनी चाहिए समर के टाइम। और जो भी मरा हुआ जो भी क्रॉप है, पुराना क्रॉप है, उसको दूर करना चाहिए। जब 10% से ज्यादा अगर हो गया है तो आपको क्लोरेंट्रानिप्रोल का 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप अगर जैविक और कुदरती नियंत्रण करना चाहते हैं तो निमोज गोल्ड, जो 10,000 ppm का नीम ऑयल है, 102 ml प्रति लीटर पानी, या बायोक्लीन स्विप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। आर्मी वन मतलब कि लश्करी लश्कर में इल्लियां आती हैं, बहुत बड़े में आती हैं, और एक साथ में बहुत ज्यादा नुकसान कर जाती हैं। इसका नियंत्रण आपको मैंने जैसे आगे बताया उस तरह से आप कर सकते हैं, जिसके पॉट बोरर में जो कर रहे हैं उसके साथ कर सकते हैं। फिर या फिर आप डाइक्लोरो वॉश भी यूज कर सकते हैं, कार्बोराइल भी यूज कर सकते हैं, या क्विनाल फॉस यूज कर सकते हैं।
कटवर्म, ये कटवर्म जो होते हैं पत्तों को काट डालते हैं, पत्तों के ऊपर रहते हैं। इसका भी नियंत्रण आप उत्कर्ष बीटी के हिसाब से कर सकते हैं। 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब के अंदर मक्के के बीट ब्रांड के अंदर डाल के कर सकते हैं। या बायोक्लीन स्विप का भी स्प्रे कर सकते हैं, या मैन्युअली भी आप इसको आप हाथ से पकड़कर इसका नियंत्रण कर सकते हैं। मैंने आपको बायोक्लीन स्विप और नीमोस गोल्ड का जो बात बताई है, ये वो दोनों प्रोडक्ट हैं, उन दोनों के फोटोग्राफ्स हैं। अभी हम देखेंगे अलग अलग रोग कौन कौन से आते हैं। फ्यूजेरियम विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट के अंदर पूरे के पूरे पौधा सूखना शुरू हो जाता है, ऊपर से नीचे सूखना शुरू हो जाता है, उसका कलर जाना शुरू हो जाता है। तो इसको विल्ट या फ्यूजेरियम विल्ट कहा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप फंगफ्री का स्प्रे भी कर सकते हैं, या फंगफ्री को आप जमीन में दे सकते हैं। अगर आपको केमिकल स्प्रे करना है तो मेटालेक्सिल का या मेटालेक्सिल एनकोजेब का 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं 20वें दिन में बुआई के बाद में। और शुरुआत में अगर आपके एरिया में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है तो उसका डीप प्लॉइंग, गहरी प्लाव मार सकते हैं। एस्कोकाइट ब्लाइट, तो इस ब्लाइट के अंदर या पत्ते के ऊपर इस तरह से सूखना शुरू हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो बीज रहता है उसको कैप्टन या थायरम का 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उसका सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। स्प्रे के अंदर मैनकोजेब 2 किलो या फिर कैप्टन 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करें। जैविक नियंत्रण के लिए आप उत्कर्ष का फंगफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, मतलब अराउंड 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। रस्ट फंगस, रस्ट फंगस के अंदर पत्तों के ऊपर रस्ट कलर की फंगस डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ये आप देख सकते हैं। छोटे छोटे लाल रंग के धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए जो इसका ऑल्टरनेट होस्ट होता है जो पौधे पे आ गया है उसको दूर करना चाहिए। मैनकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं 800 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या पंक्ति का स्प्रे कर सकते हैं 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से। एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज के अंदर भी पूरा डालियां और पत्तों के ऊपर सूखना ऐसा शुरू हो जाता है, इस तरह के पैटर्न, सूखे पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडिजम एनकोजेब का कॉम्बिनेशन वाला जो दवाई आती है उसका 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। या आप जमीन में 1 लीटर फंगफ्री या 1 लीटर ट्राइकोस को जड़ों में दे सकते हैं। रूट रॉट, जिसमें जड़ें सूख रही हैं, इसके लिए बीज बराबर होता नहीं है, ये शुरुआत के स्टेज में देखा जाता है, ग्रोथ भी नहीं हो पा रहा होता। आप जब जड़ें खींच के देखेंगे तो पता चलेगा कि जड़ें इस तरह से सूख रही हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप स्प्रे कर सकते हैं मेटालिजिल प्लस मैनकोजेब 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी, या बीज को ट्रीट कर सकते हैं कार्बेनिज्म या कैप्टन से 2 ग्राम प्रति केजी। उसके साथ साथ मतलब जब अटैक दिखता है तो आप ट्राइकोडर्मा विरिडी या ट्राइकोस जो है हमारा फंगफ्री 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों में दे सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू नॉर्मली ठंड के समय काफी देखा जाता है। इसमें पत्तों के ऊपर सफेद रंग का पाउडर हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा हैवी अटैक होता है तो पौधा मर भी जाता है। इसके आप स्प्रे के लिए आप कार्बेडिज्म का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी या फिर हेक्सागोनाजोल का ले सकते हैं। जैविक नियंत्रण के लिए आप उत्कर्ष का फंगफ्री 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। स्केरोलोटिनिया रॉट के अंदर आप एकदम सफेद रंग का इस तरह का लेयर बनना शुरू हो जाता है, और पत्ता पूरा का पूरा सूखना शुरू हो जाता है और पीला पड़ जाता है। इसका नियंत्रण के लिए आप जो मैंने आगे बताया है पंक्री या मेटालिक्सिल मैंकोजेब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा की बोतल हमारी इस तरह से दिखती है लिक्विड के अंदर। अगर सूडोमोनास का इस्तेमाल करते हैं, सूडोस इस तरह का है। मैंने फंगफ्री बार बार बोला था कि फंगफ्री, तो फंगफ्री की बोतल इस तरह से दिखती है। फंगफ्री जो है वो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, एम्पेलोमाइसिस क्विस्कोलिस और दूसरी 3-4 स्पीशीज हम फंगस की डालते हैं, उससे फंगफ्री बनता है। कई बार मोजेक वायरस भी देखा जाता है। वायरस के अंदर पूरे के पूरे पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, पौधों की ग्रोथ नहीं होती है, और धब्बे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग पैटर्न बनना शुरू हो जाता है, तो इसको मोजेक वायरस बोलते हैं। इसके अंदर आप वायरोस का एक स्प्रे, वायरल इम्यून का एक स्प्रे कर सकते हैं 3 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। ये जो मैंने अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं उनका रिकमेंडेशन भी इधर है, सबका डोजेज भी लिखा हुआ है, कैसे आपको उसको करना है। ये सब जो प्रोडक्ट्स दिखाए हैं उनके फोटोग्राफ्स हैं। आप फंगफ्री का स्प्रे भी कर सकते हैं, ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, वायरस का स्प्रे वायरस के लिए, बायोक्लीन स्वीप का अलग अलग प्रकार के कीड़ों का नियंत्रण करने के लिए। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की क्या जरूरत रहती है, उसके डेफिशिएंसी में कैसा दिखता है वो देखते हैं। नाइट्रोजन की जब डेफिशिएंसी रहती है तो नीचे के उसका ग्रोथ नहीं हो रहा होता है, और नीचे के पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं।
इसके नियंत्रण के लिए जैसे हमने रिकमेंड किया है कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट वगैरह आप कर सकते हैं। फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी के अंदर पौधों के अंदर नीचे जो पत्ते होते हैं वो लाल रंग के पत्ते उनके दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप जैसे हमने रिकमेंड किया हॉर्स पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से आप डीएपी, एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर नियंत्रण नहीं हो रहा है तो आप हॉर्स पावर का स्प्रे भी हमने रिकमेंड किया है, या फिर 1261-00-32 का आप स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी के अंदर पत्ते के साइज छोटी होनी शुरू हो जाती है और नए पत्ते, बीच वाले पत्ते पील दिखने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हमने जैसे कॉम्बी सॉइल मैंने बोला एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट बेस में आ जाता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। या फिर आप सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट ले सकते हैं, मैग्नीशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, या मैग्रीन का स्प्रे कर सकते हैं। सल्फर की कमी के अंदर जो नए पत्ते रहते हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं और इसकी नसें भी पीले रंग की होनी शुरू हो जाती है, और जो डालियां रहती हैं वो भी छोटी और पतली होनी शुरू हो जाती है। सल्फर की कमी को दूर करने के लिए आप बेंटोसिनाइड सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड में कैल्शियम पॉलीफॉस्फेट आता है, वो कर सकते हैं। सल्फर 90% डब्ल्यूडीजी कर सकते हैं, या ये सब सल्फर आधारित फर्टिलाइजर जो रहते हैं, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बोरॉन की डेफिशिएंसी के अंदर जो दो पत्तों के बीच का अंतर रहता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है, पत्ते मुड़ने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप बी शेप, हमारा जो बोरॉन आता है 20% वाला, वो ले सकते हैं। बोरेक्स ले सकते हैं, कैल्सी बोरॉन का स्प्रे ले सकते हैं, एफ एनहांसर का स्प्रे ले सकते हैं, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। कैल्शियम की कमी नॉर्मली नए पत्तों में दिखती है, उसमें जो टिप रहती है वो लाइट ग्रीन बन जाती है, वाइट हो जाती है। नॉर्मली नए पत्तों के ऊपर ज्यादा असर दिखती है, उसकी कमी के लिए आप कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्शियम एडिटी का स्प्रे कर सकते हैं, कैल्सी बोरॉन या एफ एनहांसर का स्प्रे कर सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी नॉर्मली नए पत्तों में पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। मैंगनीज की कमी को दूर करने के लिए आप मैंगनीज ईडीटी का स्प्रे कर सकते हैं, 1 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। आयरन की कमी के अंदर, लोह की कमी के अंदर नए पत्ते पूरे पूरे पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। इसकी कमी को दूर करने के लिए आप एफईडीडीए का स्प्रे कर सकते हैं, एफईएडा ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या अगर आपकी पानी सॉइल का पीएच 6.5 से कम है तो आप एफईडीटीपीए का दे सकते हैं। हार्वेस्टिंग नॉर्मली हार्वेस्टिंग तब की जाती है जब आपकी जो फलियां रहती हैं वो हल्की सी ब्राउन होनी शुरू हो जाती है, मतलब सूखनी होनी शुरू हो जाती है, और थोड़ा सा हम लगाते हैं तो आवाज आनी शुरू हो जाती है। अगर आप भेज का चेक करते हैं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट 14% के आसपास होता है। अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो मॉइस्चर का कंटेंट इतना ही रहना चाहिए। लेंटिल्स का ज़्यादातर उपयोग ड्राई बीन्स के लिए होता है। आगे आगे उसको पूरे के पूरा या तो किया जाता है, या फिर दाल मिल के अंदर जाकर उसकी दाल बनाई जाती है। अगर आपको ड्राई सीड चाहिए तो जब पूरा का पूरा मैच्योर हो जाए और कड़क हो जाए तभी उसका हार्वेस्टिंग करना चाहिए। जब तब तक उसका अनशेल नहीं करना चाहिए जब तक वो रेडी टू यूज ना हो। नॉर्मली 110 दिन के बाद में जो ड्राइड लेंटिल्स होते हैं वो तैयार हो जाते हैं। आप उसका कई कई बार जैसे मटर जैसी चीजें रहती हैं उनको हरा भी खाया जाता है, जैसे चौली रहती है उसको भी खाया जाता है, तो वो 70 से 80 दिन का क्रॉप उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग तब करना चाहिए जब उसका प्लांट पूरा का पूरा सूख जाए और पॉट्स पूरे के पूरे तैयार हो जाएं। ओवर राइपनिंग भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फलियां रहती हैं वो फटनी शुरू हो जाती हैं, और वो नुकसान हो जाता है। थ्रेशिंग करने के बाद में जो बीज को साफ किया जाता है और उसको सूर्य के अंदर उसका सुखाया जाता है। जब अगर स्टोरेज पे जाने से पहले 12% या उससे कम मॉइस्चर होना चाहिए, नहीं तो कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर आपने अच्छी तरह से क्रॉप को मैनेज किया है तो 400 से 480 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको दलहन के मतलब ये लेंटिल का क्रॉप आप नॉर्मली वजन आता है। हमने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, आप हमारे ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमारी डायरेक्ट सेल्स डिपार्टमेंट में कॉल करके भी मंगा सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट शॉप कर सकते हैं www.utkarshagro.com। हमारे सारे प्रोडक्ट अमेजन, फ्लिपकार्ट, मोगलिक्स, एग्रोशिया, एग्री बेगरी, बिग हार्ट, ऐसे 10-15 पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं। तो हमारी कंपनी पूरी की पूरी रेंज बनाती है बायो फर्टिलाइजर्स की, बायो पेस्टिसाइड्स की, ईडीटीएच रिलेटेड फर्टिलाइजर, सब तरह के मिसलेनियस फर्टिलाइजर्स। एक्वेरियम प्लांट्स के लिए भी हम फर्टिलाइजर बनाते हैं, हम एमिनो चिलेटेड फर्टिलाइजर स्प्रेडर भी बनाते हैं। वाटर सोल्यूबल की संपूर्ण रेंज हमारे पास में मिलती है।
फिर हाइड्रोपोनिक्स के अंदर जो मीडिया यूज होता है, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, ये सब भी हम बनाते हैं। उसकी पूरी रेंज हम बनाते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का बहुत अच्छा हमारा रेंज हमारे पास अवेलेबल है। नेचुरल प्लांट प्रोटेक्टर, जैसे आपको मैंने नीमोस के बारे में बताया, वायरस बताया, सारे के सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, कोई केमिकल नहीं आता इसके अंदर। पीजीआर बेस्ड प्रोडक्ट हमारा यूबिनो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। बीम प्लस के बारे में बताया, बड़ा करने के लिए, जड़ें अच्छी बनाने के लिए रूट्स मल्टीप्लायर, अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए एफ प्लस, मार्वल, स्प्रिंग वगैरह है। शुक्रिया मित्रों, आपने लास्ट तक देखा। आपको इस तरह के, आपने ये वीडियो देखा है, आपको इस तरह के और वीडियो देखने हैं तो आप हमारा फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को बेल दबाकर सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको सारे के सारे हमारे वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। शुक्रिया मित्रों।